अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो आज भी जिंदा है, उसकी कहानी क्या है? क्या ये सच है कि भुट्टो की वालदा एक हिंदू रकासा थी? भुट्टो ख़ानदान का पस मंज़र क्या है? इस ख़ानदान के लोग तबई मौत मरने के बजाय मर्गे नागहानी का शिकार क्यों होते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसके ख़ानदान की मुकम्मल कहानी के बारे में बताऊंगा। 5 जनवरी 1928 को एक सिंधी जागीरदार की दूसरी बीवी के बतन से एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम तो जुल्फ़कार रखा गया, लेकिन उसे प्यार से बूपा बुलाया जाता। मरियल और कमज़ोर सा बच्चा जो हर वक्त बीमार रहता, बड़े होकर जुल्फ़ी कहलाया और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर आसमान सियासत पर छा गया। स्टैनले वोलपर्ट, जो मशहूर ज़माना किताब जनाह ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ़ हैं, अपनी किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में बयान करते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के वालिद शाह नवाज़, जिन्हें ताज बरतानिया ने सर का खिताब दिया था और जो रियासत जूनागढ़ के वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो अपने बहनोई SP मीर मकबूल के घर सखर में थे जब पहली बार उनकी नज़रें हिंदू रकासा लखी बाई से दो चार हुईं और उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। सर शाह नवाज़ भुट्टो, जो पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने इस खातून से शादी करने का फ़ैसला किया और यूं लखी बाई भुट्टो ख़ानदान का हिस्सा बनने के बाद खुर्शीद बेगम हो गई। खुर्शीद बेगम को कबूल करने में पहली रुकावट तो ये थी कि वो सर शाह नवाज़ की दूसरी बीवी थी। कबूल इस्लाम के बावजूद हिंदू मज़हब की छाप और रकासा का तारफ़ भी दर्द सर था, मगर जब 2 बेटियों मुन्ना और बेनज़ीर की पैदाइश के बाद उन्हें औलाद नरीना नसीब हुई तो उनका मकाम व मर्तबा बढ़ गया, क्योंकि पहली बीवी से पैदा होने वाला एक बेटा सिकंदर 7 साल की उम्र में ही नमूनिया के बायस मर गया। दूसरा बेटा इमदाद अली भुट्टो भी 39 साल की उम्र में फौत हो गया, तो जुल्फ़ी को अकलौते वारिस की हैसियत हासिल हो गई। हिंदू मज़हब छोड़ने के बावजूद जुल्फ़ी की माँ खुर्शीद बेगम नजूमियों पर यकीन रखती थी और भुट्टो को भी ये एतकाद माँ से विरसे में मिला। बम्बई के एक मंजे हुए ब्राह्मण को बुलाकर बूपा की कुंडली तैयार करवाई गई। इसने जुल्फ़ी की ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे वाक़यात बता दिए। इसकी कितनी शादियाँ होंगी, कैसे कामयाबियाँ इसके कदम चूमेंगी, किस तरह इक़्तिदार इसके घर की लौंडी बन जाएगा, मगर उसने 50 साल के बाद की ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ बताने से इनकार कर दिया। शायद वो ब्राह्मण खुर्शीद बेगम को ये बताकर रंजीदा नहीं करना चाहता था कि तुम्हारे बेटे को 51 साल की उम्र में फांसी दे दी जाएगी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की हकीकी बहन बेनज़ीर, जो बचपन में इन्फ्लुएंजा के बायस फौत हो गई, उनकी याद में जुल्फ़ी ने अपनी बेटी का नाम बेनज़ीर रखा। इसी तरह अपने एक बेटे का नाम वालिद के नाम पर शाह नवाज़, जबकि दूसरे बेटे का नाम अपने दादा वडेरू गुलाम मुर्तज़ा के नाम पर मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो रखा। शाह नवाज़ जूनियर की तरह मुर्तज़ा सीनियर को भी ज़हर दिया गया, मगर इस इंतकामी कार्रवाई की वजह क्या थी? दोस्तों, ये कहानी है नामुराद इश्क की, जो भुट्टो ख़ानदान को सड़क पर ले आया। गड़ी खुदा बख्श, जहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके वालिद, दादा और परदादा दफन हैं, उसे भुट्टो ख़ानदान की अमाजगाह समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत रत्तू डेरो का एक और नवाही गांव पीर बख्श भुट्टो ख़ानदान का आबाई इलाका है। दोदा खान भुट्टो के बेटे खुदा बख्श भुट्टो की अपने बाप से नाचाकी हो गई, तो उसने आबाई गांव छोड़ दिया और जो नया गांव बसाया वो गड़ी खुदा बख्श के नाम से मशहूर हुआ। उस ज़माने में मौजूदा अजला कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी और सखर के इलाके अंग्रेज़ कलेक्टर कर्नल अल्फ्रेड के ज़ेर इंतज़ाम आए थे, जिससे मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी हासिल थे। ये अंग्रेज़ कर्नल, जिसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी, उसकी नोखेज़ दाश्त कि खुदा बख्श भुट्टो के बेटे वडेरू गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मुआशक़े की खबरें आम हुई, तो बूढ़े कलेक्टर ने मुलजिम को फांसने के लिए एक जाल बिछाया। उसने खबर फैला दी कि वो कई रोज़ा दौरे पर घर से बाहर जा रहा है और फिर मामूल के मुताबिक रवाना भी हो गया। हस्ब तवक्का मुर्तज़ा भुट्टो अपनी महबूबा से मिलने आया और कर्नल अल्फ्रेड भी लौट आया। उसने दोनों को रंगे हाथों दबोचने के बाद घोड़े का चाबुक सीधा किया, तो वडेरू गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो ने चाबुक छीन कर अंग्रेज़ कलेक्टर की धुलाई कर डाली और अपनी महबूबा को लेकर फरार हो गया।
انگریز کلیکٹر کو معلوم تھا کہ اس بات کا بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے مسلطاً خاموشی اختیار کر لی، مگر بدلہ لینے کے لیے موقع کی طاق میں رہا۔ یہ موقع تب میسر آیا جب ایک پولیس انسپکٹر محمد شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مضروب پولیس انسپکٹر کو ترقی کا لالچ دے کر یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ حملہ وڈیرو مرتضیٰ بھٹو نے کروایا ہے۔ قابل ترین وکلاء کی خدمات حاصل کر کے وڈیرو مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے تو باعزت بری ہو گیا، مگر کچھ عرصہ بعد ایک اور سنگین مقدمہ میں پھنسا دیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اہلکار راؤ جرم داس قتل ہوا تو اس کا مقدمہ وڈیرو مرتضیٰ بھٹو کے خلاف درج کیا گیا، کیونکہ چند روز قبل وڈیرو مرتضیٰ بھٹو اس سے ملنے گئے تو وہ احترام میں کھڑا نہ ہوا، جس پر مرتضیٰ بھٹو نے بہت برا منایا۔ خدا بخش بھٹو نے اس بار اپنے بیٹے وڈیرو مرتضیٰ بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دادا کو بچانے کے لیے برطانیہ کے وکیلوں کی خدمات حاصل کی۔ ایک وکیل نے اس دور میں 1500 روپے روزانہ جبکہ دوسرے وکیل نے یومیہ 1000 روپے فیس کے عوض مقدمہ لڑا۔ کئی سال کی سماعت کے بعد وڈیرو مرتضیٰ بھٹو رہا تو ہو گیا، مگر کلیکٹر الفریڈ بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ممبئی سے دوبارہ ٹرائل کی درخواست منظور کروا لی۔ پہلے ہی مقدمہ بازی پر لاکھوں روپے خرچ ہو چکے تھے، چنانچہ اس بار خدا بخش بھٹو نے اپنے بیٹے کو روپوش ہونے کا کہہ دیا۔ وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو نے پہلے بہاولپور اور پھر افغانستان جا کر پناہ لی۔ اس دوران کلیکٹر کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے خدا بخش بھٹو کو مار ڈالا۔ تب ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو کی عمر صرف 8 سال تھی۔ قانونی وارث مفرور اور اشتہاری ہونے پر ساری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ بھٹو خاندان کو اپنے آبائی گھر سے نکلنا پڑا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ شاہ نواز بھٹو نے اپنے گھر کی خواتین کے ہمراہ۔ دوستو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔